नमो नमः संस्कृत मित्राणि। सभी प्रतियोगी छात्रों का आर्य संस्कृत एकेडमी इस यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है व्यंजन संधि। तो आज की वीडियो में क्या नया नया हम सीखने वाले हैं, ये आज आपको हम नहीं बताएंगे। आप स्वयं वीडियो देखिए और अनुभव करिए कि आज आपने क्या क्या नया नया सीखा है। तो आज का हमारा विषय है व्यंजन संधि। व्यंजन आप सभी जानते हैं, जो व्यंजन का बोध कराने वाला प्रत्याहार है वह प्रत्याहार है हल। जैसे अच प्रत्याहार स्वर का बोध कराता है, सभी स्वर का बोध कराता है, उसी तरह से जो हल प्रत्याहार है वह सभी व्यंजनों का बोध कराता है, हैवर्ड से लेकर के और हल सूत्र तक। इसी तरह से जो आपका अल प्रत्याहार है, अल प्रत्याहार, इसके अंतर्गत सभी जो आपकी संपूर्ण वर्णमाला है वह समाहित है। इसलिए आपने उपधा संज्ञा में पढ़ा नहीं था, अलो अंत्याद पूर्व उपधा, तो वहाँ अल प्रत्याहार आया हुआ है। तो इसीलिए जो व्यंजन संधि है उसका दूसरा नाम हल संधि है। कौन संधि है? हल संधि है। तो नाम आप समझ गए। अब इसकी परिभाषा देखिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, व्यंजन के पश्चात स्वर या दो व्यंजन वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य। कैसा सामीप्य? व्यवधान रहित। सामीप्य की जो स्थिति होती है और जो व्यंजन या हल वर्ण का परिवर्तन हो जाता है वह व्यंजन संधि है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से समझिए। व्यंजन, व्यंजन आप सभी जानते हैं, व्यंजन के बाद स्वर हो या व्यंजन हो, व्यंजन के बाद स्वर हो या व्यंजन हो, तो जो व्यंजन के स्थान पे परिवर्तन होता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, लेकिन स्वर संधि में अपवाद को छोड़ करके ज्यादातर स्वर के बाद स्वर ही होता है। लेकिन व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। तो व्यंजन के बाद स्वर का उदाहरण कौन सा है? जो आपकी जसत संधि है, जगत प्लस ईसा, पढ़े हैं ना, जगदीशा, तो वहां पे व्यंजन के बाद स्वर है। तो व्यंजन संधि आप समझ गए। हमने आपको स्वर संधि की वीडियो में भी बताया था कि जो स्वर संधि है, जिसका आदेश होता है वही उस संधि का नाम होता है। जैसे यड़ संधि में यड़ का आदेश हुआ था, गुण संधि में गुण का आदेश हुआ था, उसी तरह से यहाँ व्यंजन संधि में पहली संधि है अच्युत संधि। कौन सी संधि है? अच्युत संधि। अब यहाँ नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इसमें क्या आदेश होना है। तो अच्युत का मतलब होता है अच्यु का भाव, जो त्वा प्रत्यय लगता है ना, वो भाव अर्थ में लगता है। जैसे निर्धन का भाव निर्धनत्वम, तो वैसे अच्यु का भाव अच्युत, तो इसमें अच्युत संधि है। तो अच्यु का मतलब क्या होता है बताइए? अच्यु का मतलब होता है, पहला तो हो गया तालब्सा और दूसरा हो गया चू। चू का मतलब चा वर्ग, ध्यान से समझिएगा, चा वर्ग, यानी इसमें तालब्सा और चा वर्ग का आदेश होगा, इसीलिए इस संधि का नाम है अच्युत संधि। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होंगे ना, क्योंकि हम देखते हैं जब बच्चों को मन में आता है कि आप संधि पढ़ लेते हैं तो सर संधि पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, व्यंजन आते आते उनकी एनर्जी, उनकी ऊर्जा कम हो जाती है, तो व्यंजन संधि को उतनी गहराई से नहीं पढ़ते, विसर्ग संधि को और कम पढ़ते हैं। ये सबकी बात है, लेकिन आपको व्यंजन संधि बहुत मजबूती से पढ़ना है, क्योंकि जो केबीएस ने सिलेबस जारी किया है बच्चों, उसमें 10th क्लास में व्यंजन और विसर्ग दो ही संधि है। ध्यान दीजिएगा, 10th क्लास का जो
सीबीएसई का सिलेबस है जो केंद्रीय विद्यालय में चलता है, उसमें 10th क्लास में व्यंजन और विसर्ग 2 ही संधियां हैं। तो केबीएस के पेपर की दृष्टि से 10th क्लास का जो सिलेबस है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पर ज़्यादा जोर लगाना है। तो अच्युत संधि में अश्चु का आदेश होता है। किसका आदेश होता है? अश्चु। अश्चु आप समझ गए। अब इसका सूत्र देखिए, अस्तो, अश्चुना, अश्चु। इसमें 3 पद हैं। अस्तो, अब अस्तो का प्रातिपदिक क्या है? इसका प्रातिपदिक है अस्तु। ये गहराई वाली बात है जो सब लोग नहीं बताएंगे, सीधा सूत्र बता के चले जाएंगे, फिर आप रटते रटते रह जाएंगे। संस्कृत तो बच्चे क्या करते हैं, व्याकरण को रटते हैं। अरे भैया रटना छोड़ो, रटने में ही तो ये स्थिति हुई, हम पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। रटना छोड़ो, समझना। अस्तो में षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, इसका प्रातिपदिक है अस्तु। अब अस्तु से ही आपको पता चल गया, अस्तु में पहला है दंती सकार और दूसरा है तू। तू मतलब ता वर्ग। आ गई ना बात समझ में? अस्तु का मतलब क्या हो गया? ता वर्ग। अब ता वर्ग में ता था दा धा ना। और अश्चुना दूसरा पद है अश्चुना। अश्चुना में तृतीया विभक्ति का एक वचन है, क्योंकि इसका जो प्रातिपदिक है वह है अश्चु, उकारांत है, पुल्लिंग में है, तो इसी का तृतीया एक वचन में बनता है अश्चुना। और अश्चु में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, क्योंकि ये आदेश है। आदेश हमेशा सूत्र में प्रथमा विभक्ति में उल्लिखित होता है, ये भी ध्यान रखें। किसी भी संधि का जो विधायक विधि सूत्र है उसमें जो आदेश है वह प्रथमा विभक्ति में निर्दिष्ट होता है। तो अश्चु में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तो तीनों पद समझ गए, उसकी विभक्ति भी समझ गए। अब अर्थ समझिए। अस्तो यानी दंती सा और ता वर्ग, ता था दा धा ना, का अश्चुना। अश्चुना मतलब तालबसा और चा वर्ग के साथ। अब यहाँ बाद में नहीं दिया गया है कि दंती सा और ता वर्ग के बाद तालबसा या चा वर्ग आए, यहाँ पे अश्चुना दिया गया है, दोनों का मेल हो। अब मेल कैसे भी हो सकता है, आगे पीछे। यहाँ पे देखिए व्याकरण वीथी में भी लिखा गया है आगे पीछे, कोई भी आगे पीछे हो सकता है। तो योग होगा तो जो दंती सा है वह तालब सा में बदल जाता है, जो ता वर्ग है वह चा वर्ग में बदल जाता है। बस यही तो है अच्युत संधि। समझ गए? बहुत अच्छे बच्चों, सूत्र याद रखिए, सूत्र का जो पद है वो याद रखिए। आपको संधि में कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होगी, नहीं तो आप परिभाषा रटते रटते रह जाएंगे। अब उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है मानस पलस चलती। अब यहाँ किसका किसका मेल हो रहा है? दंती सा का चा वर्ग से। तो जो दंती सा है यह तालब सा में बदल जाएगा और क्या बन जाएगा? मानस चलती। इसी तरह से रामस पलस सेते, तो क्या बन गया? रामस सेते। मनस पलस चंचलम, तो क्या बन गया? मनस चंचलम। हरिस पलस सेते, हरिस सेते। अब यहाँ एक गूढ़ बात है बच्चों, ये भी बता देते हैं। जो हरिस प्लस सेते है इसका जो विच्छेद होगा ना, ये विसर्ग संधि का उदाहरण भी है। हरि ही प्लस सेते बनता है, हरि ही प्लस सेते, ये इसका विच्छेद होगा। लेकिन ये अगर ये अच्युत संधि उदाहरण में आएगा तो हरिस प्लस सेते, हरि मतलब हरि, सेते मतलब सोते हैं। तो इसका एक रूप संधि होकर के हरि सेते भी बनेगा, विसर्ग भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो दंती सा आदेश करता है ना विसर्ग संधि में, विसर्जनीय सा, तो ये सूत्र है वासरी। विसर्ग संधि में एक सूत्र आएगा वासरी, वो कहता है कि अगर सर प्रत्याहार यानी सा है तो सा जो है विकल्प से होता है। तो हरिस सेते का जो है एक रूप विसर्ग वाला बनेगा, वह हम विसर्ग संधि में उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ आपका हरिस सेते आया था इसलिए हमने थोड़ा उस पर प्रकाश डाला है। उसके बाद ता वर्ग का चा वर्ग में परिवर्तन।
ये तो सा वाला परिवर्तन था, ये ता वर्ग का चा वर्ग में परिवर्तन है। इसके उदाहरण आपको व्याकरण विधि की जो 10वीं की पुस्तक है उसमें खूब मिल जाएंगे। तो सत प्लस चित तो क्या बन जाएगा, सचित। ता का चा से मेल हो रहा है तो ता के स्थान पे चा हो जाएगा, तो क्या हो गया, सचित। सत प्लस चरित्रम क्या बन गया, सच्चरित्रम। उत प्लस चारणम उच्चारणम। सत प्लस जनः सज्जनः। अगला उदाहरण जो है बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार शुद्ध वर्तनी में पूछ लिया जाता है। उत प्लस ज्वलम तो यहाँ ता के स्थान पे जा हो गया, तो क्या बन गया, उज्ज्वलम। अब ये वर्तनी में पूछ लिया जाता है क्योंकि इसमें डबल आधा जा रहता है। उज्ज्वल हो गया, हिंदी में भी पूछा जाता है और संस्कृत में भी पूछा जाता है उज्ज्वल। तो इसमें उत प्लस ज्वल होता है और संस्कृत में उत प्लस ज्वलम, तो क्या बन जाएगा, उज्ज्वलम। इसी तरह से जगत प्लस जननी तो क्या बन गया, जगत जननी। अब यहाँ एक गुण बात और है बच्चों, यहाँ देखिए सत है तो इस सत का पहले जसत्व होगा, यानी ता के स्थान पे दा होगा, इसलिए देखिए यहाँ पे दा भी लिखा गया है। दा होगा फिर ये दा जो है जा में बदलेगा। इसी तरह से यहाँ भी जो ता है वह पहले दा में बदलेगा जसत्व संधि से, फिर इस दा के स्थान पे जा आदेश होगा, फिर बनेगा आपको उज्ज्वलम। तो इसमें आपको बिल्कुल नहीं कंफ्यूजन होना है, सत प्लस जनः सज्जनः आपको करना है। दूसरी संधि है आपकी अष्टुत संधि। क्या नाम है संधि का, अष्टुत। अब इसमें भी दो पद हैं, अष्टु। अष्टु का भाव ही तो अष्टुत है। अष्टु का मतलब क्या होता है, मूर्धन्य सा और टा वर्ग। इस संधि में यही दोनों आदेश होते हैं, इसीलिए संधि का नाम है अष्टुत संधि। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है, जो हमने अपना अनुभव है हम आपको वो बता रहे हैं। इसमें इसका सूत्र पूछा जाता है, इसका नन्हा सा सूत्र है अष्टुना अष्टु। क्या सूत्र है, अष्टुना अष्टु। अब यहाँ जो इसके पहले वाला सूत्र है अस्तो अष्टुना अश्यु, वहाँ से अस्तोह का जो है ग्रहण कर लिया जाता है, बिना इसके ग्रहण के यह सूत्र पूरा नहीं होगा। तो अस्तो अष्टुना अष्टु, अब यह सूत्र पूर्ण हुआ। समझ आ रहा है ना। तो यहाँ भी अष्टुना में तृतीया विभक्ति का एक वचन है, अष्टु में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। इसमें तृतीया विभक्ति का एक वचन है और अष्टु में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, वह आदेश का विधान करा रहा है। अब सूत्र का अर्थ देखिए क्या लिखा गया है व्याकरण विधि पुस्तक में, यद दंतिसा या त वर्ग का। अब ये कहाँ से आया, जो अभी हमने आपको बताया अस्तोह, क्योंकि महर्षि पाणिनि ने कुछ पद पीछे वाले सूत्र से लेने के लिए बोला है, उसको बोलते हैं अनुवृत्ति। व्याकरण की भाषा में क्या कहते हैं उसको, अनुवृत्ति। कई सूत्रों का अर्थ बिना अनुवृत्ति के नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे यदि दंतिसा या ता वर्ग का मूर्धन्य सा या टा वर्ग के साथ आगे या पीछे योग हो तो दंतिसा का मूर्धन्य सा में टा वर्ग के स्थान पे टा वर्ग हो जाता है। कैसे होता है यह उदाहरण के द्वारा देखिए। सर्वप्रथम ये किसका उदाहरण दे रहे हैं, दंतिसा का मूर्धन्य सा में परिवर्तन। रामस प्लस षष्ठः, तो क्या हो गया, यहाँ दंतिसा के बाद मूर्धन्य सा है, इसलिए दंतिसा मूर्धन्य सा में बदल गया, क्या हो गया, राम षष्ठः। हरीश प्लस टीकते तो क्या बन गया, हरीश टीकते। समझ आ रहा है ना बच्चों, बहुत अच्छे। अगला उदाहरण है आपका ता वर्ग का ता वर्ग के स्थान पर टा वर्ग होना। ता वर्ग टा वर्ग, देखिए तत् प्लस टी का। अब यहाँ किसका किसका मेल हुआ है बताइए, यहाँ जो है ता का और टा से मेल हो गया है, तो क्या बन गया, टी का। यत प्लस टी का यट टी का। उत प्लस डयनम क्या बनता है, उड्डयनम।
आकृष्ट प्लस ता, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मूर्धन्य सा पहले है, ता वर्ग बाद में है। ये एग्जाम्पल वीवीआईपी वाला है, ध्यान से करिएगा भैया। कैसा एग्जाम्पल है? वीआईपी एग्जाम्पल है। पहले हम किताब में पढ़ते थे ना 9वीं 10वीं में, तो वहाँ वीआईपी गुरुजी लिखवा देते थे। हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो कहते हैं वीआईपी मेहमान है, इनको सोफे वाली कुर्सी दीजिए। तो ऐसे ये वीआईपी है तो इसको जो है सोफे वाली कुर्सी दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अब आकृष्टा ये आपके पेपर में आ सकता है। तो यहाँ पे बच्चे क्या गलती कर सकते हैं वो हम बताते हैं, क्योंकि पुस्तक आपके पास है, आप तो सारा पढ़ सकते हैं, लेकिन आप गलती कहाँ कर सकते हैं वह हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से भी आपके पेपर में विकल्प मिल सकता है। यहाँ पे आकृष्ट में दंती सा लिख देगा और इधर टा लिख देगा, तो बहुत बच्चे कहेंगे सर जी आकृष्टा का ये तो विकल्प सही है, लेकिन यहीं पे आप बहुत बच्चे गोता खा जाएंगे। तो यहाँ पे इसका ध्यान देना, ये दंती सा नहीं, आगे नहीं होगा, आगे मूर्धन्य सा है, जो ता है वो बाद में है। समझ गए ना? ये गलती आप तो नहीं करने वाले हैं ना, क्योंकि हमारा विचार है कि हमारा वीडियो देखने वाला कोई भी विद्यार्थी व्याकरण के एक भी प्रश्न को गलत ना करे, क्योंकि एक एक नंबर ही आपके चयन का आधार होंगे और आपको असफल भी बना सकते हैं। अगली संधि है बच्चों आपकी जसत्व संधि। यह संधि प्रायः पुस्तकों में बहुत मिलती है, जसत्व संधि। अब यहाँ भी देखिए जसत्व, इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हम सीधा पहले नाम पे ही चर्चा करते हैं, क्योंकि नाम में ही तो सब कुछ छिपा होता है। जसत्व मतलब जस प्लस त्वा, यानी जस का भाव। अब जस क्या है? जस प्रत्याहार है। कितने वर्ड हैं इसमें? 5 वर्ड हैं। कौन कौन से? जब गड द। आपने जब गड द सूत्र पढ़ा है ना, तो वही तो है। कहने का मतलब है सभी वर्गों का तृतीय वर्ण। जस का मतलब क्या होता है? सभी वर्गों का तृतीय वर्ण। वर्ग जानते हैं ना, कुछ टुतुपु, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो इन्हीं 5 वर्गों के जो तृतीय वर्ण है वही जस प्रत्याहार में आते हैं। इस संधि में इन्हीं वर्णों का आदेश होता है। समझ आ गया ना संधि का नाम क्यों पड़ा जसत्व संधि? बहुत अच्छे। अब सूत्र देखिए, झलाम जसो अंते। झलाम, इसमें षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। कौन सा है? षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। जसो, जसह, जसह अंते, यानी झलों के बाद। और झल कैसा हो? अंते, यानी अंत में, किसी भी पद के अंत में अगर झल वर्ण आए तो उसके स्थान पे जस का आदेश हो जाए। देखिए पुस्तक की में भी लिखा हुआ है पद के अंत में स्थित। अब यहाँ अंत्य का मतलब क्या होता है? पद के अंत में। और पद जानते हैं ना, शुभ तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत को पद कहते हैं। तो अगर पद के अंत में स्थित झल के स्थान पर जस हो जाता है, बाद में कुछ भी हो, चाहे स्वर हो, व्यंजन हो, बाद वाला तो हमें देखना ही नहीं है। ये सूत्र बस इतना ही कहता है कि पद के अंत में स्थित झल के स्थान पर जस हो जाए। अब बाद में स्वर है, व्यंजन है, कोई मतलब नहीं, बस पद के अंत में झल है तो उसके स्थान पे हमें जस कर देना है। लेकिन जब मिलाएंगे दोनों शब्दों को, तो जो बाद वाला, अगर बाद वाला जो शब्द है उसका प्रथम वर्ण स्वर है, तो इस जो जस वर्ण आदेश होगा जब गड द, इसमें लग जाएंगे। सूत्र का अर्थ और अच्छे समझिए। झलों में, अब झल में कौन कौन से वर्ण आते हैं? वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण, और सा, स, सा और हा, कुल 24 वर्ण आते हैं। अब झल प्रत्याहार में 24 वर्ण कैसे हैं बताइए? ऐसे समझिए, सभी वर्गों के जो पंचम वर्ण है उसको छोड़ दीजिए, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कितने हो गए? 20। और 4 ये ऊष्म, स, 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 ह, तो कितने हो गए? 24। 24 वर्ण आते हैं झल प्रत्याहार में। ये आपसे पूछा जा सकता है कि झल प्रत्याहारे कति वर्णाः सन्ति? झल प्रत्याहारे कति वर्णाः सन्ति? तो कति वर्णाः सन्ति?
चतुर्विंशति 24 वर्ण होते हैं। तो इन्हीं झल के स्थान पर जस का आदेश करना। जस मतलब जा ब ग ड द होता है। अब किसके स्थान पे किसका आदेश होगा? तो कह रहे हैं वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का, ये नहीं कि जो है घा के स्थान पे जा हो जाएगा, घा के स्थान पे गा होगा, का के स्थान पे गा होगा। भाई अब चा के स्थान पर क्या होगा? जा होगा, गा थोड़ी होगा, गा नहीं होगा। तो कह रहे उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अब सा के स्थान पर क्या होगा? तो कह रहे हैं सा और हा के स्थान पर डा हो जाता है। क्या हो जाता है? डा। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल बच्चों हमने लघु सिद्धांत कौमुदी में पढ़ा है। एक शब्द था अनडूह। कौन सा शब्द है? अनडूह। अनडूह शब्द था, उसका जो रूप बनता है ना, अनडूह माने क्या होता है? बैल। तो उसका रूप चलता है अनड्वान, अनड्वानो, अनुड्वानः। अनड्वान माने बैल, पढ़ा होगा ना आपने। तो उसका शब्द है अनडूह। अब इसको फिर अनुड्वान हो जाता है। अन्न का उदाहरण प्रायः नहीं मिलता है, यानी वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय के स्थान पे तृतीय करना है, सा के स्थान पर डा करना है। अन्य के उदाहरण नहीं मिलते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला है वाक प्लस ईसा। अब यहाँ वाक क्या है? पद है। कैसे पता चला भैया ये पद है? तो कहते हैं भैया इसमें प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। कैसे जाना आपने? अरे भैया हमने रूप पढ़ रखा है। तो इसका प्रातिपदिक क्या है? वाक का प्रातिपदिक क्या है? कौन बताएगा? बहुत अच्छे। वाक का प्रातिपदिक है वाच। वाच जानते हैं ना? वाच माने होता है घड़ी, नहीं होता भैया, वाड़ी होता है। वाच माने घड़ी मत मार दीजिएगा, क्योंकि वाच घड़ी के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं भैया वाच है। अब घड़ी का बोलने में शर्म आती है तो वाच बोलते हैं। तो ये वाच माने बाड़ी है संस्कृत में। तो इसी वाच का जो वाच शब्द है चाकारांत स्त्रीलिंग में है। चाकारांत स्त्रीलिंग शब्द है वाच। उसी वाच का प्रथमा विभक्ति एक वचन में वाक बनता है। इसका रूप कैसे चलता है? वाक वाचौ वाचा, वाचम वाचौ वाचा। तो वाक जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, इसलिए ये पद है। और इसके अंत में क्या है? का। तो मिल गया ना आपको, पद के अंत में का। अब का को क्या करना है? इसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल देना है। बाद में ईसा है, बड़ी ई है, तो जो बड़ी ई है वो गा में लग जाएगी। तो क्या बन जाएगा? वागीसा। समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे। इसी तरह से जगत प्लस ईसा क्या बन गया? जगदीशा। जगदीश जानते हैं ना? संसार के स्वामी। उन्हीं से तो हम प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं? भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, KBS की परीक्षा हमें पास करा देना। तो भाई जगदीश हैं तो प्रार्थना करिए इनसे। तो जगत प्लस ईसा जगदीशा, शुभ प्लस अंता शुभंता। ये बीच में मनोरंजन इसलिए कराते हैं बच्चों क्योंकि पेपर की डेट आ गई है ना, तो आप लोगों में प्रेशर आ गया, क्या करें, घबराहट हो रही है। बिल्कुल मत घबराइए। मन पे अपने हृदय पे हाथ रखिए, कहिए आल इज वेल, आज विल वेल, सब कुछ ठीक होगा। बस मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। शुभ प्लस अंतः। अब यहाँ देखिए शुभ, अंत में पा है तो पा का परिवर्तन किस में होगा? बा में। और जो बाद अंतः का आ है वो उसमें लग जाएगा, क्या बन जाएगा? शुभंतः। इसी तरह से अज प्लस अंतः अजंतः। दिक प्लस अंबरः क्या बन गया? दिगंबरः। दिक प्लस गजः क्या बन गया? दिग्गजः। अब दिक माने क्या होता है जानते हैं बच्चे? दिक माने होता है
दिशा। दिक माने क्या होता है? दिशा। इसीलिए दिग्गज माने क्या होता है? दिशाओं के हाथी। अगला उदाहरण है आपका सत प्लस धर्म। क्या बन गया? सद्धर्म। अप प्लस जम, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। अप प्लस जम, अप माने क्या होता है? बताइए, अप माने क्या होता है? अप माने होता है पानी। ये अप वाला जो शब्द रूप है ना, इसका बहुत महत्वपूर्ण है। अप शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। इसका रूप जो है हमेशा एक ही वचन में बनता है और वह है बहुवचन। एक वचन द्विवचन में अप शब्द के रूप नहीं बनते हैं। तो चित प्लस रूपम चिद रूपम, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। अगली संधि है आपकी चारत्व संधि। कौन संधि है? चारत्व संधि। अब चारत्व में नाम से ही पता चल गया भैया, इसमें चर प्लस त्वा है। क्या है? चर प्लस त्वा। हाँ, क्षम्यता, मात्रा नहीं लगेगी। चर प्लस त्वा। तो यहाँ पे क्या हो गया? चर का आदेश होगा, इसीलिए संधि का नाम है चरत्व। अब कुछ बच्चे कहें सर जी चर क्या है? तो चर है भैया सभी वर्गों के प्रथम वर्ण, जो आपका खफ छठत चटतौ और कपय और सस्सर, इन तीन सूत्रों के मिलकर के चर प्रत्याहार बनते हैं। तो इसकी व्याख्या देखिए, सूत्र इसका पहले सूत्र देखते हैं। खर्चा। खर्चा, बहुत खर्चा होता है पढ़ने में, लेकिन नौकरी मिल जाती है तो सारा वसूल हो जाता है। तो खर्चा, अब खर में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। खर मतलब खर वर्ण होने पर। सप्तमी विभक्ति किसका बोध करानी है? बाद वाले वर्ण का। तो सूत्र का अर्थ देखिए, यद वर्गों का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग पा वर्ग के द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण के बाद वर्ग का प्रथम वर्ण या द्वितीय वर्ण या सा आए तो पहले आने वाला जो वर्ण है अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। समझ में आया? नहीं आया? फिर से समझिए क्या कह रहे हैं कि यद वर्गों के द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण के बाद, किसके बाद? द्वितीय वर्ण हो, तृतीय वर्ण हो, चतुर्थ वर्ण के बाद वर्ग का पहला दूसरा और सा यानी जो खर प्रत्याहार के वर्ण हैं। खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं बताइए? खब छठत चटतो कपय सस्सर, यानी सभी वर्गों के प्रथम वर्ण द्वितीय वर्ण और सा ये हो, तो जो द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण था उसके स्थान पे उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाए। अब उदाहरण के द्वारा इस ज्ञान को मजबूत करेंगे। तो पहला उदाहरण है सद प्लस कारः। अब यहां सद कहां से आया है? जो आपका सत शब्द सा, सत, क्योंकि सब मूल शब्द तो सत है, सत के स्थान पे झलाम जसो अंतों से सद हो गया, क्योंकि सद होने के बाद ही यह नियम लगेगा। अगर सद नहीं होगा तो सत के स्थान पे यह नियम लगेगा ही नहीं। क्योंकि बच्चों ध्यान दो, परिभाषा में लिखा गया है कि यद वर्गों के द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण, अब यहाँ पे प्रथम का जिक्र नहीं है, इसीलिए सत्कारः का जो विच्छेद होगा वह सद प्लस कारा होगा। कई बच्चे इसमें कन्फ्यूजन करते हैं, सर जी सज्जना का जो है सत प्लस जना होता है और सत्कारः का सत प्लस कारा क्यों नहीं होता? भैया सज्जना का क्या होता है? अभी आपने ऊपर पढ़ा नहीं, सत प्लस जना। अब सत तो सत ही है, यही दोनों में अंतर है बच्चों। यहां देखिए सत प्लस जना बनता है ना सज्जना का, लेकिन सदकारा का जो सत्कारा है इसका सद प्लस कारा बनेगा। अब कोई पूछे सर जी क्यों बनेगा? तो इसलिए बनेगा बच्चों क्योंकि जो सूत्र है खरिचा, ये क्या कहता है? सूत्र में ही सब कुछ निहित है। यद वर्गों के द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ग के बाद, द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण के बाद, तब यहाँ अगर इसका विच्छेद हम कर देते हैं सत प्लस कारा तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो गया भैया?
क्योंकि यहाँ पे द्वितीय तृतीय चतुर्थ लिखा हुआ है। तो सर्वप्रथम सत प्लस कारा झलाम जसो अंते से सद प्लस कारा बनता है। क्या बनता है? सद प्लस कारा। किस सूत्र से? झलाम जसो अंते से। फिर आकर के चरत्व संधि लगेगी। जो चरत्व संधि का सूत्र है खर्चा, अब यहाँ पे ये काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, ये गूढ़ गूढ़ बात है जो छोटी जल्दी जल्दी में छूट जाती है। अब यहाँ पे दा मिल गया, अब खर्चा काम कर सकता है। बिना जसत्व लगे खर्चा काम नहीं करेगा। सदकारा की बात कर रहे हैं, लभ लभ प्लस असत्य में तो काम कर जाएगा, लेकिन सदकारा में पहले जसत्व लगेगा, सद प्लस कारा होगा। तो इसलिए बच्चों, अगर आपके पेपर में सत्कारा जो है विच्छेद करने के लिए आता है और उस विकल्प में आपको सत प्लस कारा भी लिखा हुआ है, क्योंकि सत प्लस जना में आपने सत प्लस जना किया है, तो ये वाला जो विकल्प है सत प्लस कारा, इसको आप नहीं करेंगे। क्या करेंगे? सद प्लस कारा। अब समझ में आ गया ना कि यहाँ पे सद क्यों हुआ है, क्योंकि बिना सद हुए ये नियम नहीं लगेगा। चलिए, बहुत अच्छा समझ गए आप। तो लभ प्लस अस्यते, अब यहाँ भा है, तो भा के बाद क्या है? सा। सा क्या है? खर वर्ण है। तो जो भा है इसके स्थान पे इसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? लपस्यते। आप जानते हैं ना, लब धातु का लिरिट लकार भविष्य काल में यही तो रूप बनता है, लपस्यते, लपस्येन, लपस्यते, लपस्येते, लपस्यन्ते। इसी तरह से दिग प्लस कालः, क्या बन जाएगा? दिगपालः। दिग प्लस पालः, दिक्पाला। अब यहाँ दिक्पाला भी बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है। किसकी दृष्टि से? विच्छेद की दृष्टि से। अब यहाँ दिक्पाला का विच्छेद जो है बच्चों, आप दिक प्लस पाला नहीं करेंगे। यही बातें गलती करेंगे बहुत बच्चे, जो ये बात समझेगा नहीं वो। अब दिक प्लस पाला, क्योंकि अभी आपने ऊपर देखा था ना जसत्व संधि में दिक प्लस गजह, दिग्गजा बना था। दिग्गजा का तो दिक प्लस गजा बनेगा, लेकिन जो दिक्पाला है उसका जो है दिक प्लस पाला नहीं बनेगा। क्या बनेगा? दिग प्लस पाला। ये आप ध्यान रखेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो सफलता दिलाती हैं। अगली संधि है बच्चों आपकी अनुस्वार संधि। बहुत सबसे आसान संधि व्यंजन संधि में अनुस्वार संधि है। इसका सूत्र है मो अनुस्वारः, सबको याद रहता है। यदि किसी पद के अंत में माँ हो, उसके बाद कोई व्यंजन आए, तो जो माँ है अनुस्वार में बदल जाए, इतना ही करना होता है। लेकिन कई बार बहुत बच्चे लेखन में इसकी अशुद्धि बहुत होती है। जब हम निबंध लिख रहे होते हैं या कोई अनुच्छेद लिख रहे होते हैं, तो उसमें इसकी गलती होती है। तो हरिम प्लस वंदे, तो जो माँ है, माँ के बाद वाह है व्यंजन है, इसलिए माँ क्या बन जाएगा? हरिम वंदे। अहम प्लस गच्छामि, अब अहम इसके बाद क्या है? ग, तो जो माँ है वो अनुस्वार में बदल जाएगा, अहम गच्छामि। बहुत आसान संधि है, इसलिए हम ज़्यादा जोर नहीं देंगे, ये आपको आती है। अगली संधि है आपकी परसवर्ण संधि। इसका सूत्र है अनुस्वारस्य यै परसवर्णः। अब अनुस्वारस्य में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी का एक वचन है। यै, यै क्या है भैया? यै जो है यय प्रत्याहार है। यय क्या है? यय प्रत्याहार है। अब यय प्रत्याहार में कितने वर्ड आएंगे? जल्दी गिन के बताइए। 1 2 3 4 गिनते रहिए। अरे गिनिए मत। यय प्रत्याहार में सोचिए कहाँ से कहाँ तक बनता है? दिल्ली से कन्याकुमारी तक बनता है? नहीं, हैवरट में जो या है वहां से लेकर के कपय तक, यानी हा को छोड़ करके संपूर्ण व्यंजन ये प्रत्याहार में आते हैं। समझ में आ गया ना भाई? उधर हैवरट में हा छूट गया और हल में हा छूट गया, तो यय प्रत्याहार में हा को छोड़ करके संपूर्ण व्यंजन, एक झटके में आप उत्तर दे दीजिए। हा को छोड़ करके संपूर्ण व्यंजन आते हैं यय प्रत्याहार में। तो कितने हो गए भैया? 32। कितने वर्ण होते हैं? 32।
कैसे पता चला? अरे भैया, हल प्रत्याहार में 33 व्यंजन होते हैं, तो उसमें से एक माइनस कर दो, 32 हो गए। है ना आसान? चलो बहुत अच्छे। तो ये जो पद है इसमें सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। ये क्या कहता है? सूत्र की परिभाषा देखिए। अनुस्वार के बाद यदि कोई वर्गीय व्यंजन आए तो अनुस्वार के स्थान पर आगे वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। यह नियम पदांत में कभी नहीं लगता। ये विशेष नियम है। यह नियम पदांत में कभी नहीं लगता। तो कहाँ लगेगा भैया? पद के बीच में। जैसे पदांत में क्यों नहीं लगेगा? यहाँ पे दिखा रहे हैं संस्कृतम प्लस पठामी। अब यहाँ अनुस्वार के बाद क्या है? माँ। तो यहाँ संस्कृतम पठति यह नहीं बनेगा क्योंकि पदांत में नियम नहीं लगेगा। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आम पलस कीतः, तो क्या बन गया? अंकितः। अब हिंदी में बच्चों देखो हम इस तरह से लिखते हैं ना, अंकित करो। हिंदी में तो ये अंकित सही है, बच्चों का नाम भी अंकित होता है। अंकित अपना नाम अंकित ही तो लिखते हैं, लेकिन ये हिंदी में सही है। संस्कृत की दृष्टि से, पर सवर्ण संधि की दृष्टि से ये अंकित गलत है। कौन से अंकित सही हैं? ये वाले अंकित सही हैं। सुना गया ना? क्योंकि यहाँ पे पर सवर्ण संधि करनी है। कौन संधि करनी है? पर सवर्ण संधि करनी है। सूत्र क्या है? अनुस्वारस्य ययि पर सवर्ण। अनुस्वार के बाद ये प्रत्याहार का कोई वर्ण है। अब ये प्रत्याहार में क्या आएंगे? हा को छोड़ करके संपूर्ण व्यंजन। तो अनुस्वार के स्थान पे पर सवर्ण हो जाए। अब आप कहिए सर जी, यहाँ अनुस्वार के स्थान पे अंग काहे हुआ है? तो यहाँ भी वही सूत्र लगेगा, अस्थाने अंतरतमः। कौन सा सूत्र लगेगा? अस्थाने अंतरतमः। ये सूत्र क्या कहता है? क्योंकि जो अनुस्वार है, अनुस्वारस्य नासिका। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। तो इयम गणनम नासिका च, उच्चारण स्थान में पढ़ा है ना आपने, इयम गणनम नासिका च। तो जो आपके पंचम वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान भी नासिका भी होता है। तो यहाँ पे जो अंगा है इसका उच्चारण स्थान कंठ तो है ही है, साथ ही साथ नासिका भी है। इसीलिए यहाँ पे पर सवर्ण में अनुस्वार के स्थान पे उसी वर्ग का पंचम वर्ण आदेश होता है। आदेश होता है ये तो जानिए, क्यों होता है ये भी जानिए। चलिए, सम प्लस कल्पः संकल्पः, कुम प्लस ठितः कुंठितः, अम प्लस चितः अंचितः। इसी तरह से जब हम व्यंजन लिखते हैं ना, तो संस्कृत में व्यंजन इस तरह से लिखते हैं, और हिंदी में व्यंजन बिंदी भी लगा के काम चला लेते हैं हम, ऐसा भी लिख लेते हैं। लेकिन संस्कृत में व्यंजन जो है इसी तरह से लिखा जाता है, क्योंकि जो अनुस्वार था वो इया में बदल जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो सफलता दिलाती हैं। चलिए देखते हैं, और भी कोई संधि है? हाँ, अभी एक संधि है, 7वीं संधि, तोरल संधि। बहुत प्रसिद्ध है, बहुत आसान है। सूत्र है तोरली। सूत्र भी बहुत आसान है। क्या कहता है ये? यदि ता वर्ग के बाद ला आए तो ता वर्ग के वर्णों का ला में बदल जाता है, किंतु ना के बाद ला आने पर अनुनासिक ला होता है। ये जो बात लिखी है यही बात पेपर में ज़्यादा पूछी जाती है कि अगर ना के बाद ला आ रहा है तो जो ना के स्थान पे ला आदेश होगा ना, वो अनुनासिक ला होगा। आप सभी जानते हैं बच्चों, जो अंतस्थ वर्ण हैं उनके दो दो भेद होते हैं, अनुनासिक, निरअनुनासिक। ये आपने सवर्ण संज्ञा में पढ़ाया भी हो गया होगा। तो ला के दो भेद होते हैं, एक ये वाला ला और दूसरा अनुनासिक ला। तो जो ना के स्थान पे आदेश होगा वो अनुनासिक ला होगा। और क्या महत्वपूर्ण है, ये जो अनुनासिक ला का अनुनासिक चिन्ह है वह पूर्व वर्ग पर पड़ता है। कौन सा एग्जाम्पल है उसका? ये देखिए,
विद्वान प्लस लिखति, विद्वान लिखति, ये BBIP वाला एग्जाम्पल है, ध्यान से भैया, बहुत पूछा जाता है। तोरण में उल्लंघनम, तल्लीना, उल्लिखता, उल्लेखा, ये तो छोटे बच्चों में पूछे जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में अगर तोरली का कोई एग्जाम्पल आता है तो यही आता है विद्वान लिखति। इसमें गलती कहाँ करते हैं, इसमें जो ये चांद की बिंदु है ना, इस चांद को उठा करके शिव जी के मस्तक से कहीं और लगा देते हैं, क्योंकि चांद का स्थान कहाँ है, शिव जी का मस्तक है। यानी जो ना है विद्वान में, उसके पहले जो स्वर है उसी के ऊपर अनुनासिक लगेगा, क्योंकि यहाँ देखिए परिभाषा में लिख दिया गया है कि ल का जो अनुनासिक चिन्ह है वह पूर्व वर्ण पर पड़ता है। विद्वान लिखति, क्या बोलेंगे, विद्वान लिखति। तो ये अनुनासिक चिन्ह का ध्यान से रखना कि द के ऊपर लगाना है, जो द में बड़ा लगा हुआ है ना, वा में, उसी के ऊपर लगाना है, तो इसका ध्यान रखिएगा। उत प्लस लंघनम, उल्लंघनम, तत् प्लस लीना, तल्लीना, उत प्लस लिखतम, उल्लिखतम, उत प्लस लेखा, उल्लेखा। हाँ, महान प्लस लाभा, यहाँ पे ये दोनों एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण हैं। महान प्लस लाभा, महान मतलब बड़ा, लाभ मतलब लाभ, तो क्या होगा, महान लाभा। अब यहाँ पे जो अनुनासिक है वो हा में जो आ लगा हुआ है उसी के ऊपर लगा है। तो ये दोनों उदाहरण BBIP वाले हैं, इनका आप याद रखेंगे। अगली संधि है आपकी छत्व संधि। छत्व संधि में क्या होता है, इसका सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी कई बार पूछा है, बहुत बच्चों को इस सूत्र का व्याख्या नहीं पता होती। सूत्र है शश छो अटी। क्या सूत्र है, शश छो अटी। इसका अर्थ क्या है, यदि तालब सा के पूर्व पदांत में किसी वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण हो, या रा, ला, वा अथवा हा हो, तो तालब सा के स्थान पर छा का आदेश हो जाता है। तालब सा किसमें बदल गया है, छा में बदल गया है। उदाहरण देखिए, एतत् प्लस शोभनम, तो क्या बन गया, अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, जो सा था वो छा में बदल जाता है, फिर उसके बाद अच्युत संधि लग करके जो ता है वह चा में बदल जाता है। किस संधि से, अच्युत संधि से, इसलिए बन जाता है एतच्छोभनम। तत् प्लस श्रुत्वा, तच्छ्रुत्वा, बहुत आसान है। अगली संधि है आपकी चा का आगम। अभी हमने परिभाषा वाले वीडियो में आपको बताया था आगम क्या होता है, वहाँ यही उदाहरण दिया गया था। तो सूत्र है छे चा, क्योंकि सूत्र ही महत्वपूर्ण है। छे चा ये क्या कहता है, यदि हर्ष स्वर के पश्चात छा आए तो छा के पूर्व चा का आगम हो जाता है। हर्ष स्वर के पश्चात छा आए तो छा के पूर्व चा का आगम हो जाता है। किस सूत्र से, छे चा से। जैसे तरु प्लस छाया, तो क्या हो जाता है, तरु छाया। अनु प्लस छेद, अनुच्छेद। परि प्लस छेद, परिच्छेद। तो यहाँ पे चा का आगम करना है, किस सूत्र से, छे चा सूत्र से। इसके बाद रालोप और पूर्व स्वर का दीर्घ हो जाना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। कौन सा सूत्र है, रोरी। ये क्या करता है, रा का लोप करता है। पूर्व स्वर का दीर्घ हो जाना, वह सूत्र यहाँ पे नहीं लिखा गया है बच्चों, वह सूत्र है ट्रालोपे दीर्घोअड़। लक्ष्मीदान कॉमेडी में सूत्र है, यहाँ पे नहीं दिया गया है क्योंकि छोटे बच्चों के लिए किताब बनाई गई 10वीं बच्चों के लिए। तो वह सूत्र है ट्रालोपे दीर्घोअड़, यानी रा का लोप होता है तो जो अड़ उसके पूर्व में है उसका दीर्घ हो जाता है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे, रोज सूत्र कहता है यदि रा के बाद रा आवे तो पहले रा का लोप हो जाता है और उसका जो पूर्ववर्ती स्वर है वह दीर्घ हो जाता है। तो स्वर प्लस राज्यम, तो क्या बन गया, स्वराज्यम। यहाँ स्वर में भी अंत में रा है, राज्यम का भी पहला वर्ण क्या है, रा है, तो पहले वाले रा का क्या करेंगे, लोप कर देंगे और उसके पहले जो छोटा आ था वो बड़ा में बदल के क्या बन गया, स्वराज्यम। इसी तरह से निर प्लस रोगा, ये हिंदी में भी बहुत पूछा जाता है, निरोगः। नी क्योंकि उपसर्ग है निर, कौन सा उपसर्ग है, निर, और उसके बाद है रोगा। तो यहाँ पे
जो नीर का रा था इसका लोप हो गया और जो ना में छोटी की मात्रा थी वो बड़ी में की मात्रा में बदल गई और आपका संधि पद बन गया नीरोगः। इसी तरह से नीर प्लस रसः तो क्या बन जाता है नीरसः। जैसे नीरस मतलब क्या होता है रसहीन। अगला जो संधि का उदाहरण है वो है ना का ड़ा हो जाना। कहाँ कहाँ करते हैं तो कह रहे हैं यदि एक ही पद में री रा या मूर्धन्य सा के पश्चात ना आवे तो न के स्थान पे ड़ा हो जाता है। ये हमने आपको छठी क्लास के किसी वीडियो में बताया था कि ना को ड़ा कैसे करते हैं। जिसका एक सूत्र है अट कुम नुम व्यवाय अपि, एक सूत्र है वह हम लघु सिद्धांत कौमुदी से जब पढ़ाएंगे आपको संधि प्रकरण वहाँ उस सूत्र को बताएंगे। यहाँ बस इतना समझ लीजिए कि यदि एक ही पद में री हो या रा हो या मूर्धन्य सा हो तो उसके पश्चात जो अपदांत ना है, पदांत ना को नहीं होता है, इसीलिए जो राम का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रामान बनता है ना। अब यहाँ रा जो है लेकिन ये जो ना है ये पदांत है इसलिए इसको कुछ नहीं करता, ये इसको ड़ा में नहीं बदल पाता। लेकिन तृतीय विभक्ति एक वचन में रामेण बनता है क्योंकि यहाँ पे जो ना है वो अपदांत है, पद के अंत में नहीं है, पद के अंत में क्या है आ। तो ये सूत्र है नाकोड़ा होना, ये अपदांत नाकोड़ा करता है। उदाहरण के रूप में यहां दिखा रहे हैं कृष्ण विष्णु स्वर्ण वर्ण इत्यादि। अब यहां कह रहे हैं अट। अब अट पर एक प्रत्याहार है उसमें कौन कौन बढ़ाते हैं छोटा आ बड़ा आ छोटी बड़ी छोटो बड़ो लिरी ए आए ओ आओ हा या वा रा और पा वर्ग और आंग नुम, इन वर्णों के व्यवधान में भी ये ड़त्व विधि प्रवृत्त हो जाती है। अब इसमें से एक का व्यवधान हो कई का व्यवधान हो तब भी हो जाती है। आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना देंगे बच्चों, जो प्रश्न शब्द है अब इसमें भी देखिए प्रा है रा है ना यहाँ पे, लेकिन इसका तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या बनता है प्रश्नेन। अब यहाँ पे ना कोड़ा नहीं होता, क्यों नहीं होता भैया, क्योंकि यहाँ जो ये पद के अंत में ना है और ये जो रा है इसके बीच में ये तालब सा है। ये तालब सा यहाँ पे देखो जो व्यवधान वाले पद दिए गए हैं उसमें कहीं तालब सा का जिक्र नहीं है, इसलिए प्रश्न का प्रश्नेण नहीं बनता है, प्रश्न का प्रश्नेण नहीं बनता है, क्या बनता है प्रश्नेन। ध्यान से समझिएगा नहीं तो फिर गलती कर जाएंगे सर जी आपने तो कहा था अपदंत ना कोड़ा में करना है तो हम प्रश्न का प्रश्नेण कर देंगे। क्या कर देंगे कुछ बच्चे प्रश्नेण, वैसे ऐसा कोई नहीं करता है, ये गलत है ये सही है क्योंकि यहाँ पे जो ये तालब आ गया है इसीलिए रा और ना के बीच में, इसलिए जो व्यवधान वाले पद हैं बच्चों इनको भी ध्यान से अच्छे से आप समझ लें। किसका किसका व्यवधान हो अट प्रत्याहार के किसी वर्ण का व्यवधान हो, का वर्ग का कोई व्यवधान हो, पा वर्ग का कोई व्यवधान हो, आंग प्रत्याहार का कोई व्यवधान हो, नुम का कोई व्यवधान हो, तब भी अड़त्व विधि जो है लग जाती है। जैसे नरा प्लस राम षष्ठी बहुवचन में क्या बनता है नराणाम, ऋषि का क्या बनता है ऋषिणाम। तो ये जो अड़त्व विधि है बच्चों ये आपको तृतीया एक वचन में षष्ठी बहुवचन में कई जगह देखने को मिलेगी शब्द रूप के प्रकरण में। तो यहाँ कितना टाइम हो गया भाई 48 मिनट की वीडियो हो गई है बच्चों, इसलिए अब इसको यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ी हो जाती है, बच्चे देख के घबरा जाते हैं सर जी इतनी बड़ी बड़ी वीडियो बनाते हैं। तो फिर मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में। बार बार आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, परिवार को बढ़ाओ। नमः संस्कृताय, जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम, जय हिंद।